नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दर्शन सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई भी आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज हम कर रहे हैं और इस क्रम में क्लास 6 की जो बुक है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। आज से इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7th का पहला पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्लास 7th की एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले क्लास 6 के जितने भी पार्ट पड़े हुए हैं आप उनको पहले देखें, उसके बाद ही आप 7th क्लास पर आएं, तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के साथ साथ जितनी भी विषय होंगी एनसीईआरटी की उनको मैं आपको पीसीएस एग्जाम 2023 जो जून के आसपास होना है प्रीलिम्स, उससे पहले पहले मुझे भी कंप्लीट करना है और मेरे साथ साथ मैं आपको भी सारी चीजें कंप्लीट यहां से करा दूंगा। इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी की आपको पता ही होगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट पर अपनी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं किसी भी विषय पर, तो एनसीईआरटी का उसमें एक बहुत ही मेन रोल होता है। ठीक है, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, क्लास 7th का चैप्टर 1 जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले पर्यावरण शब्द जो है, अगर इस शब्द को ही देखें तो यह दो कह सकते हैं अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे पर्यावरण में दो शब्द हैं, एक शब्द आता है पहला, अगर इसको हम अलग अलग करें तो परि, और दूसरा शब्द आता है आपका आवरण। अगर इन दोनों शब्दों के अर्थ को हम समझने का प्रयास करें, परि का मतलब होता है सराउंडिंग जो चीजें होती हैं, यानी चारों ओर। परि का अगर शाब्दिक अर्थ समझें, परि का अर्थ होता है चारों ओर। आवरण का मतलब होता है कोई भी कह सकते हैं ढकने वाली वस्तु, घेरने वाली वस्तु। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, आवरण कहा जाता है। मतलब पर्यावरण चारों ओर से जो हमको ढके हुए है, चारों ओर से हमको जो घेरे हुए है, सही मायनों में वही क्या है, पर्यावरण है। अगर इसको हम एनसीईआरटी की 7th क्लास की जो पुस्तक है जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार अगर इसकी परिभाषा को समझें तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, जीवित प्राणी, आप भी जीवित प्राणी हैं, मैं भी जीवित प्राणी हूं, अगर हम अपने चारों ओर जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, अपने चारों ओर के जितने भी स्थान आपको दिखाई दे रहे होंगे, अपने चारों ओर की जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही होंगी, जो भी नेचर आपको दिखाई दे रहा होगा अपने चारों ओर, वही क्या है, पर्यावरण है, वही है आपका इन्वायरमेंट। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो भी लोग पाए जाते हैं, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे हमारी जो नेचर, हमारी जो प्रकृति फैली हुई है, उन सभी को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण। ठीक है, अब पर्यावरण की जो घटक हैं, एक तरह से कह सकते हैं पर्यावरण के जो कंपोनेंट हैं, पर्यावरण जिन जिन चीजों से या जिन जिन प्रकार की परिघटनाओं से मिलकर के बनता है, उसकी सापेक्ष अगर इस चीज को देखें तो पर्यावरण में प्राकृतिक चीजें भी जो है शामिल होती हैं और पर्यावरण में मानव निर्मित चीजें भी शामिल होती हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, कथन निष्कर्ष या कथन टाइप के जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम में इस तरीके का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो किस लिए हो जाते हैं, अगर कोई प्रश्न आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है, तो जनरली हम मिस्टेक कर जाते हैं। पर्यावरण हम समझते हैं कि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत, पहाड़, ये सबको हम क्या समझते हैं, पर्यावरण समझते हैं। वास्तविकता में पर्यावरण जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित जो परिघटनाएं होती हैं उन सभी का क्या है, मिक्सअप है, मिश्रण है। ठीक है, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित जितनी भी परिघटनाएं होती हैं, पर्यावरण उन सभी का क्या होता है, मिश्रण होता है। पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी जीवीय या अजीवीय, ठीक है, केवल जीवित चीजों के बारे में बात नहीं कर रही है क्लास 7th की एनसीईआरटी। क्लास 7th की एनसीईआरटी हमें यह बताने का प्रयास कर रही है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है, पृथ्वी पर जितनी भी जीवीय परिस्थितियां होती हैं, जितनी भी अजीवीय परिस्थितियां होती हैं, मतलब एक तरह से अगर इसको और अच्छी तरीके से हम डिफाइन करने का प्रयास करें तो जितनी भी जीवित चीजें होती हैं या जितनी भी अजीवित चीजें होती हैं, निर्जीव चीजें होती हैं, दोनों ही पर्यावरण का घटक मानी जाती हैं, दोनों ही पर्यावरण का भाग मानी जाती हैं, पर्यावरण का हिस्सा मानी जाती हैं। ठीक है, तो क्लास 7th की एनसीईआरटी से पर्यावरण की परिभाषा, डेफिनेशन के संबंध में आप क्या समझे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, चाहे लोग,
लोगों की बात हो, चाहे स्थान की बात हो, चाहे वस्तुओं की बात हो, चाहे नेचर या प्रकृति की बात हो, वो सभी पर्यावरण है। पर्यावरण में प्राकृतिक, ठीक है, या फिर मानव निर्मित, दोनों ही परिघटनाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। और पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो भी जीवित परिस्थितियां होती हैं या अजीवित या अजीवीय परिस्थितियां होती हैं, वो सभी भी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब इस डायग्राम के द्वारा हम चीजों को और बेटर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहां बीच में देख पा रहे होंगे, पर्यावरण के घटक, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये एज इट इज आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी की किताब में फर्स्ट चैप्टर में बना हुआ है, ठीक है। वहां पर इमेज के द्वारा इसको समझाया गया है, और यहाँ पर वैसे इमेज बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी डायग्राम से आप इस चीज़ को, पर्यावरण की जो कह सकते हैं सिचुएशन है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पर्यावरण के दो प्रमुख घटकों की बात करें तो प्राकृतिक घटक की इसके अंतर्गत आते हैं और मानव निर्मित घटक भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले जब पर्यावरण की परिभाषा पढ़ रहे थे, मैं बड़े आराम से चीज़ें लेके चल रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा छोटा सा टॉपिक है या उसमें मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, आराम से इसको करते चलेंगे, ताकि जो एक कह सकते हैं ना, जो नींव होती है, जो आपका बेस है, जो आपकी मूलभूत समझ है ज्योग्राफी के बारे में, वो विकसित हो सके। आपके साथ साथ मैं भी अपनी समझ को डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। पर्यावरण के जो घटक हैं उसमें प्राकृतिक घटक भी आते हैं, मानव निर्मित घटक भी आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की जो परिघटनाएं होती हैं उनका मिश्रण होता है। तो पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों में क्या क्या आ सकता है, देखिए, जलमंडल, ठीक है। जलमंडल को अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। जलमंडल, जलमंडल के अंतर्गत क्या आएगा, जलमंडल के अंतर्गत जो भी समुद्र हैं, महासागर हैं, ठीक है, नदियां हैं, तालाब हैं, झील हैं, या फिर वायुमंडल के अंतर्गत हवा जो होती है ना, हवा में भी तो नमी की मात्रा होती है, जलवाष्प की मात्रा होती है, वो जलवाष्प भी जलमंडल के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों में जलमंडल आता है, और जलमंडल के अंतर्गत क्या आता है, समुद्र, नदी, ठीक है, आपके जो भी तालाब हैं, आपकी जो भी झीलें हैं, यहाँ तक कि वायु के अंदर जो नमी पाई जाती है वो भी जलमंडल का ही हिस्सा है। इसके अलावा वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। इसके अलावा स्थलमंडल, स्थलमंडल आप जानते हैं जहाँ पर हम भूभाग, जिस भूभाग पर हम निवास करते हैं, जिस भूभाग पर प्राणी निवास करते हैं, जमीन का वह हिस्सा जहाँ पर लोग रहते हैं, अपने आवास बनाते हैं, घर बनाते हैं, स्कूल होते हैं, जहाँ पर सड़कें होती हैं, जहाँ पर भवन बनाए जाते हैं, वो स्थलमंडल है सारा। तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है। इनके अलावा एक मंडल और होता है जैवमंडल। अब जैवमंडल को कैसे समझेंगे, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, ध्यान से देखिएगा, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, इन तीनों का ही सम्मिलित रूप, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तीनों का ही सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल को और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जब हम 1 बाय 1 इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे। जलमंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, स्थलमंडल क्या होता है, तब आगे जाकर के हम जैवमंडल के बारे में भी आपको बताएंगे। तो जैवमंडल के बारे में आप बेसिक इतनी सी चीज़ याद रखें कि स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल का सम्मिलित हिस्सा, या एक ऐसा पार्ट कह सकते हैं कि जैवमंडल के अंतर्गत स्थलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है और जलमंडल भी आता है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण के मानव निर्मित घटकों की ओर चलते हैं। तो मानव ने कौन कौन सी चीजें बनाई है, मानव निर्मित घटक, इसका मतलब क्या है, मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से कौन कौन सी चीजों का निर्माण किया गया है। इमारतों का निर्माण किसने किया, ये प्राकृतिक तो होती नहीं है इमारतें, नेचर ने तो इनका निर्माण किया नहीं है। इमारतों का निर्माण किसने किया है, मानव ने। पार्क किसने बनाए हैं, मानव ने। पुलों का निर्माण किसने किया है, मानव ने। सड़कें मनुष्य ने बनाई हैं। स्मारक या भवन जो हैं वो भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। उद्योगों का निर्माण भी मनुष्य के द्वारा किया गया है। तो ये सारी चीजें जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, वे सभी पर्यावरण के मानव निर्मित घटकों के अंतर्गत कंसिडर किया जा सकते हैं। तो यहां से आपको दो चीजें समझ में आई, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक और पर्यावरण के मानव निर्मित घटक। क्लास 7th की एनसीईआरटी में पर्यावरण के एक तीसरे घटक के बारे में भी बात की गई है, मानव, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, मानव का भी एक अपना एक अलग क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। मनुष्य के सराउंडिंग जितनी भी चीजें होती हैं, मानव का पर्यावरण, मानव का जो कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, वो कैसे बनता है, एक व्यक्ति, ठीक है, परिवार, भाई व्यक्ति से क्या बनता है परिवार, परिवार से क्या बनता है समुदाय, ठीक है,
और हमारे आसपास जो हमको अफेक्ट करता है वो हमारा रिलीजन भी होता है। इसके अलावा शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें, शैक्षिक जो चीज़ें होती हैं, एजुकेशनल पर्पस से जो बनाई जाती हैं वो भी मानव को अफेक्ट करती हैं। आर्थिक चीज़ें, ठीक है, राजनीतिक कंडीशन हमारी जो है वो भी हमारे सराउंडिंग चीज़ है। यानी क्लास 7 की एनसीईआरटी में पर्यावरण के प्राकृतिक मानव निर्मित घटकों के अलावा मानव के एक विशेष पर्यावरण के विषय में भी बताया गया है, ठीक है। उसको आप इस डायग्राम की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। वन बाई वन जिन घटकों के बारे में हम बात कर रहे थे उनको सेपरेटली समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की जो ठोस परपटी होती है या कठोर ऊपरी परत जो होती है जिसके ऊपर मनुष्य निवास करता है या जो और भी जीव जंतु होते हैं वो निवास करते हैं, वो क्या होता है? आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल जो है ये किस किस से चीज से निर्मित हुआ है? इसका निर्माण किन किन चीजों से हुआ है? तो चट्टानों और खनिजों से जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। स्थल मंडल का निर्माण किस किस चीज से हुआ है? चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे खनिज, जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं पर आप खुदाई करते हैं तो कभी कभी चट्टानें नीचे आ जाती हैं या फिर बहुत सारे खनिज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो ये पृथ्वी के स्थल मंडल वाले भाग में ही होते हैं। तो चट्टान और खनिजों से इसका निर्माण हुआ है और ये जो पूरा स्थल मंडल है मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्थल मंडल के अंतर्गत और क्या क्या आता है? जो भी पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, घाटियां हैं, वैली जिसको कहते हैं, ये ऐसी जितनी भी प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, स्थल की जो अलग अलग आकृतियां हैं, ये भी स्थल मंडल का ही भाग हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी जो अलग अलग स्थलाकृतियां होती हैं और इन स्थलाकृतियों वाला जो विषम धरातल होता है, विषम धरातल मतलब जो भूभाग है पृथ्वी का वो एक जैसा नहीं होगा। जहां पहाड़ होंगे वहां पर जो है सतह ऊंची होगी, पठार होंगे वहां पर भी सतह ऊंची होगी लेकिन ऊपरी भाग जो होगा उसका कैसा होगा? सपाट होगा। मैदान जो होंगे वो हर जगह पर एक तरह से आपको समतल रूप में दिखाई देंगे। घाटियां जो होंगी उनमें बीच बीच में बड़ी बड़ी दरारें या जो है ब्रंश उसमें जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि जो चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, घाटी हो, पिछले क्लास की जितनी भी मैंने पार्ट आपको दिए हैं क्लास 6 वाले, उसमें मैंने अलग अलग इसको बताया है आपको कि पहाड़ की परिभाषा क्या होती है, पहाड़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पठारों को, प्लेट्यू जो होते हैं उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्लेन्स जो होते हैं, मैदान जो होते हैं उनको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, घाटी या वैली जो होती हैं उनको किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम क्लास 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पूर्व ज्ञान का कह सकते हैं एक परीक्षण है। यानी पहाड़ हम पढ़ चुके हैं, पठार, मैदान, घाटी, इन सभी के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और आपको इन सभी चीज़ों का मतलब अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, कृषि और मानव बस्तियों के लिए जो भूमि होती है, पशुचारण के लिए जो कह सकते हैं घास स्थलों की आवश्यकता होती है, ये सभी हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? स्थल मंडल से। यानी स्थल मंडल पर ही क्या होते हैं? जंगल होते हैं, ठीक है। वायुमंडल में तो जंगल होंगे नहीं, स्थल मंडल पर ही तो जंगल पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो कृषि का कार्य भी कहाँ होगा? स्थल मंडल पर होगा। जलमंडल में तो अंदर हम कृषि करेंगे नहीं, कृषि का कार्य भी कहाँ होगा? भूभाग पर होगा, भूखंड पर होगा, इससे हम स्थल मंडल कहते हैं। इसके अलावा मानव जो निवास करता है वो भी कहाँ करता है? स्थल मंडल पर करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम पशुपालन करते हैं, पशुओं को पालते हैं, जब पशुओं को पाल रहे हैं तो उनके लिए चारे की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी और पशुओं के लिए पशुओं के चारे के लिए जो घास स्थल होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपके मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। बड़ी धीरे धीरे से मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अब एक जो शब्द आता है पर्यावरण, जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। पर्यावरण, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका नाम है एनवायरनमोर, ठीक है, एनवायरोनेर। अब जो एनवायरनोर जो शब्द है इसी से क्या बना है? आपका एनवायरमेंट बना है और एनवायरोनेर जो शब्द है इसका अर्थ है पड़ोस, ठीक है। यानी अपने आसपास का, अपने पास की जो भी सराउंडिंग्स हैं, अपने पास की जो भी चीज़ें हैं उसका अर्थ है पड़ोस, ठीक है। तो एनवायरोनेर जिस शब्द से एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है, इस शब्द का अर्थ है पड़ोस, ठीक है। तो पर्यावरण को हम एक तरह से कह सकते हैं हमारे जो आस पड़ोस की चीज़ें हैं, हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वही तो हमारा एनवायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ये भी आप यहां से याद रखें, ठीक है।
अब पर्यावरण के जिन घटकों के बारे में अभी हम बात कर रहे थे उनको अब सेपरेटली यहाँ पर देख लेते हैं। जलमंडल क्या है? जलमंडल है जल का क्षेत्र। भाई जलमंडल जल का क्षेत्र, जहां जहां पृथ्वी पर जल पाया जाता है वो सभी किस चीज का हिस्सा है? वो सभी जलमंडल का हिस्सा है, हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। जलमंडल को ही अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कह के इसको हम बुलाते हैं। इसके बाद में आता है आपका वायुमंडल, इसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या है? ये पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत है। ठीक है, पृथ्वी के फैली हुई वायु की जो पतली परत होती है उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। ठीक है, जो भी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, पृथ्वी पर क्या होता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से पृथ्वी सभी चीजों को अपनी सतह की ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो वो किसके कारण करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपनी ओर चीजों को आकर्षित करती है। उसी आकर्षण बल या उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर या हमारे ओर जो भी वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस वायुमंडल को अपने चारों ओर क्या कर सकता है? क्या करके रखता है? उसको थामे रखता है, उसको जकड़े हुए रखता है। गैस हो गई, धूलकण हो गए या जलवाष्प हो गए, वायुमंडल में इन सभी की प्रेजेंस होती है, इन सभी की उपस्थिति पाई जाती है। वायुमंडल में गैसें होती हैं, धूल के कण भी होते हैं। इसके अलावा जो जलवाष्प होती है उसकी भी यहाँ पर जो है मौजूदगी रहती है। वायुमंडल में परिवर्तन से ही जो हमारा मौसम होता है, वेदर होता है, या जो हमारा क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? समय समय पर चेंज होता रहता है। मौसम समय समय पर चेंज होता है। जलवायु मौसम और जलवायु के बारे में भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। तो मौसम एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, जलवायु एक लंबे समय के लिए जो मौसम की विशेष परिस्थितियां या दशाएं या कंडीशंस होती हैं किसी विशेष स्थान पर, उसको हम कहते हैं उस स्थान की जलवायु या उस स्थान का क्लाइमेट। ठीक है, अब जैव मंडल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो पादप और जीव जंतुओं से मिलकर के बना एक सजीव संसार जो होता है उसको हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? जैव मंडल को बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इसको कहा जाता है। पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतुओं से मिलकर के जो एक सजीव संसार का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं जैव मंडल। एक और डायग्राम की सहायता से मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये मान लीजिए ये है पृथ्वी की सतह। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है। ये जो ऊपर है ये कह सकता हूं मैं, यहाँ पे पहाड़ बना दिए मैंने, ये पहाड़ हो गए आपके। ठीक है, ये पहाड़ों से ये नदी निकल रही है। आप इमेजिन करते चलना, ये पहाड़ों से क्या निकल रही है? ये नदी निकल रही है, ये पहाड़ हैं। तो पहाड़ों से ऊपर ये मान लीजिए यहाँ पर एक जो पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? ऊपर उड़ेंगे ना। तो ये वायुमंडल हो गया, मान के चला मैंने। ठीक है, ये ऊपर हो गया वायुमंडल। ये मैं आपको समझाने की दृष्टि से कर रहा हूँ केवल। तो ये ऊपर वायुमंडल हो गया। अब ये जो नदी बह रही है ये इसको हम मान सकते हैं जलमंडल, और इधर मान लीजिए बड़े बड़े पेड़ हैं या घर बने हुए हैं, निवास है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? स्थल मंडल। अब अगर मैं यहाँ से एक ऐसा करके एक सर्किल खींच देता हूँ, एक मैंने सर्किल खींच दिया, इस सर्किल को मैं और डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस सर्किल के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी चीजें आ गई। इस सर्कल के अंतर्गत वायुमंडल भी आ गया, इस सर्कल के अंतर्गत आपका जलमंडल भी आ गया, इस सर्कल के अंदर आपका क्या? स्थल मंडल भी आ गया। तो कह सकते हैं कि वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, इन सभी का सम्मिलित रूप, इसको एक नाम अगर हम दें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जैव मंडल कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये सारी चीजें आ गई होंगी। अब आती है बात पारितंत्र की, इकोसिस्टम की। तो एक ऐसा तंत्र, पारितंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र जिसमें जितने भी जीवधारी होते हैं वो आपस में एक साथ, और पर्यावरण के जितने भी भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके साथ मिलकर के आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड होते हैं, और उसमें भी एक साथ निवास करते हैं। ठीक है, उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। दोबारा से समझेंगे, एक ऐसा तंत्र जिसमें बहुत सारे जीवधारी हैं, जिसमें हम हैं, जिसमें जीव जंतु हैं, उसमें जो है पेड़ पौधे हैं। तो ये सभी चीजें जो होती हैं एक दूसरे पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होती हैं? संबंधित होती हैं। ठीक है, तो एक ऐसा तंत्र जिसमें जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ
पर्यावरण के भौतिक कारकों की बात करें या रासायनिक कारकों की बात करें, इनके साथ मिलकर के आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, इसी में वे एक साथ निवास करते हैं। और ये सभी जो चीज़ें होती हैं ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर पारतंत्र के उदाहरण आपसे पूछा जाए कि पारतंत्र का उदाहरण क्या हो सकता है, तो अधिक वर्षा वाले जो वन होते हैं, जहाँ पर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वो वन जो है उनको हम पारतंत्र का नाम दे सकते हैं। घास का जो मैदान हो सकता है या घास का जो स्थल है, ये भी एक पारतंत्र का उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा रेगिस्तान को भी हम पारतंत्र कह सकते हैं, पर्वतों को भी हम पारतंत्र कह सकते हैं, झीलों को भी पारतंत्र कहा जा सकता है, नदी या महासागर या छोटे से तालाब का भी अपना एक क्या होता है, पारतंत्र होता है। अब पारतंत्र का मतलब क्या है, जैसे तालाब है तो तालाब में एक ही प्रकार की चीज़ें तो होंगी नहीं, तालाब में मछलियाँ भी होती हैं, तालाब में छोटे छोटे और भी जलीय जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे वनस्पतियाँ भी उग आती हैं पानी के नीचे, बहुत छोटे मोटे क्या हो सकते हैं आपकी वनस्पतियाँ भी हो सकती हैं, छोटे मोटे पौधे भी हो सकते हैं पानी के नीचे, बहुत सारे जीवों की प्रजातियाँ हो सकती हैं पानी के अंदर। तो वो क्या है, एक इकोसिस्टम बन गया, एक बहुत बड़ा जो है तंत्र बन गया, जिसमें बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। बेशक हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कह सकते हैं प्रजातियाँ हो गई उसमें, वनस्पतियों की बहुत सारी, उसमें क्या हो गए, जंतुओं की या प्राणियों की जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रजातियां निवास कर रही हैं। तो वो एक किसका उदाहरण हो गया, एक पारतंत्र का उदाहरण हो गया, जिसमें बहुत सारी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, आपस में जो है एक दूसरे के साथ में पर्यावरण के जो भी भौतिक और रासायनिक कारक हैं उनके साथ में क्या कर रहे हैं, परस्पर क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी पारतंत्र के उदाहरण हैं, चाहे अधिक वर्षा वाले वनों की बात करें, घास स्थल की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटा तालाब, कोई भी होगा, ये सभी क्या है, ये आपके पारतंत्र के उदाहरण है। मानवीय पर्यावरण एक टर्म आता है, इसमें क्या है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ में, मानव अपने एनवायरनमेंट के साथ में पारस्परिक क्रिया करता है, और उसमें क्या कर सकता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे ही उसको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है तो उसमें वो क्या कर सकता है, अपनी समझ के आधार पर, अपनी आवश्यकता के आधार पर उसमें चेंजेस करता है। तो वो क्या होता है, मानवीय पर्यावरण होता है। मानवीय पर्यावरण, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले इसी चैप्टर में डिफाइन कर चुके हैं। मानवीय पर्यावरण मतलब मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण, मतलब ऐसी सारी चीजें, ऐसी सराउंडिंग्स जिनका निर्माण, जिनका ओरिजिन मानव होता है, मानव के द्वारा ही उन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा जो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उसी को मैंने एक उदाहरण का रूप दे दिया है, और इसी एक कहानी के द्वारा हम समझेंगे कि मानवीय पर्यावरण क्रिएट कैसे होता है, मानवीय पर्यावरण का जन्म कैसे होता है। जैसे प्रारंभिक मानव था, शुरुआत में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो वो एक कह सकते हैं एक जानवर की तरह था, एक बंदर की तरह था, धीरे धीरे उसमें विकास होता गया। ठीक है, तो प्रारंभिक मानव का जो जीवन था, जब वो एक कह सकते हैं खड़ा होकर के चलने लगा, जैसे आप प्राचीन काल में या एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं, प्रागैतिहासिक काल से जब मानव का विकास स्टार्ट होता है, तो उस मानव के विकास में देखेंगे जैसे जैसे मनुष्य ने खड़े होकर के चलना स्टार्ट किया, चीज़ों के बारे में समझना स्टार्ट किया, यानी जो उसका प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था, सरल जीवन था, प्रकृति के अनुरूप था। यानी उसमें वह मानव जो था, शुरुआत का मानव जो था, प्रारंभिक मानव था, उसमें वह समझ नहीं थी कि वह प्रकृति में अपनी आवश्यकता के आधार पर, अपनी ज़रूरतों के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर कोई चेंजेस कर सके। तो उसका जो जीवन था वो प्रकृति के अनुरूप चलता था, जैसे प्रकृति उसको चला रही है वैसे ही वो चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, मानव का विकास होता गया, तो समय गुजरने के साथ साथ में मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, मनुष्य की समझ में वृद्धि हुई। ठीक है, तो उसने कुछ कार्य स्टार्ट किए, जैसे फसल उगाना स्टार्ट कर दिया। फसल उगाने के साथ साथ में उसने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। और जब ये दोनों चीज़ें जहाँ पर भी हो जाती हैं, जहाँ आदमी कृषि करने लग जाता है, पशुपालन के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्थायी निवास हो, लेकिन फसल उगाने के लिए स्थायी निवास की आवश्यकता पड़ती है। और कहीं ना कहीं पशुपालन और जो फसल उगाना या जो कृषि संबंधित क्रिया होती हैं, वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हैं। तो जब मनुष्य ने समय के साथ में अपनी आवश्यकताएं उसकी बढ़ती गई, तो उस आवश्यकताओं की बढ़ती हुई वृद्धि के साथ में उसने फसल उगाना स्टार्ट किया, पशुपालन करना स्टार्ट किया। और जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो मनुष्य का जीवन कैसा हो गया, स्थायी हो गया। स्थायी जीवन हुआ तो पहिए का आविष्कार एक बड़ा क्रांतिकारी जो है आविष्कार माना जाता है मनुष्य के इतिहास में। तो फसल उगाना स्टार्ट किया, पशुपालन। तो जब पशुपालन हो रहा है, इसके साथ साथ में फसल उगाई जा रही हैं, तो फसलों का जो माल होता है, अनाज होता है, उसके ढुलाई के लिए उसको कुछ न कुछ चीज़ की आवश्यकता थी, तो पहिए का आविष्कार हुआ। उसके पास पशुपालन पहले था, पहले से ही था, जानवर उसके पास पहले थे, तो जानवरों के द्वारा पहिए के माध्यम से पहिए के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जो है सुलभ हुआ।
ठीक है। तो फसल उगाना, पशुपालन, इसके अलावा जो पशुपालन और फसल उगाने के साथ में स्थायी जीवन की शुरुआत, और स्थायी जीवन की शुरुआत फिर पहिए का आविष्कार। अब क्या होने लगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने लगी, आवश्यकता से अधिक अनाज जो है वो उगाया जाने लगा, आवश्यकता से ज़्यादा अनाज उगाया जाने लगा। तो फिर क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। आवश्यकता से अधिक जब अनाज उगाया जाने लगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास होने लगा। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या समझ सकते हैं, मतलब इस प्रणाली का विकास के पीछे रीजन क्या है, यानी स्टार्टिंग में जब फसल उगाना प्रारंभ किया गया था तो फसल उतनी ही होती थी जिससे आदमी स्वयं का पेट भर सकता था, लेकिन धीरे धीरे जो है विकास होता गया, चीज़ों में परिवर्तन आते गए, चीज़ों में बदलाव होते गए, तो आवश्यकता से अधिक अनाज। अब मनुष्य के पास इतना अनाज था कि वह अपना जीवन यापन तो कर ही सकता था, साथ में किसी दूसरे को दे सकता था, या हम ये कह सकते हैं कि उसका जो बचा हुआ या शेष अनाज था जो उसकी आवश्यकता से ऊपर था, उसको वह किसी दूसरे व्यक्ति को दे करके अपने कह सकते हैं यूज की कोई दूसरी वस्तु ले सकता था। यानी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ग्रहण करना। यानी जैसे मान के चलिए मैं जो है, मेरे पास जो है गेहूं का उत्पादन होता है, जैसे मैं मान करके चल रहा हूँ, मैं गेहूं उगाता हूँ, ठीक है, और मेरे गांव में सारे लोग गेहूं उगाते हैं। ऐसे करके एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि मेरे गांव में सारे लोग जो है गेहूं उगाते हैं, मेरे बगल में एक दूसरा गांव है मान के चलिए, और वहाँ के लोगों के पास गेहूं नहीं होता है। वहाँ के लोगों के पास क्या होता है, मान लीजिए वहाँ के लोग चावल पैदा करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास इतना गेहूं है कि मेरा जो भी वर्ष भर का जो भी खर्चा है या जो भी मेरे जीवन यापन के लिए आवश्यक है, जो भी मेरे खाने पीने के लिए आवश्यक है, वो मेरे पास है, वो मुझे पता है इससे ज़्यादा मेरे पास है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे पास जितना है, मेरे जीवन यापन के लिए जितना है उतना मैं अपने पास रखूँ, बाकी का जो है उसके बदले में मैं कोई दूसरी चीज़ किसी दूसरे से ले लूँ। अब बगल वाले गाँव ने क्या उगाया है, चावल, उनके पास गेहूँ नहीं है तो उनको गेहूँ की आवश्यकता होगी, और हमने गेहूँ उगाया है, हमारे पास चावल नहीं है तो हमको चावल की आवश्यकता होगी। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए इस जगह पे। तो जिसको उनके पास चावल ज़्यादा है, हमारे पास गेहूं ज़्यादा है, अगर उनको गेहूं चाहिए तो वो कैसे, मुद्रा का प्रचलन तो था नहीं उस टाइम पे, तो वो हमको चावल देंगे और हमसे गेहूं लेंगे, और हम उनको गेहूं देंगे और उनसे हम क्या लेंगे, चावल लेंगे। वस्तु के बदले वस्तु का जो कह सकते हैं आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं हम वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आवश्यकता से अधिक अनाज जब पैदा हुआ तो वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। धीरे धीरे यह प्रणाली जो थी, मुद्रा का जो है विकास होता है आगे जाकर के, फिर ट्रेड जो है बढ़ता है, व्यापार और वाणिज्य का विकास होता है। व्यापार और वाणिज्य के विकास से क्या होता है, औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति आती है, इंडस्ट्रीज जो है स्टार्ट होती हैं। इंडस्ट्री स्टार्ट होने के बाद में जो है माल अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्शन जो है माल का होगा, तो उसके लिए तेज परिवहन का आवश्यकता होगी, और तेज परिवहन का विकास हुआ। तेज परिवहन के बाद में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सूचना के क्षेत्र में सूचना क्रांति जो है वो पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये कहानी आपको क्यों बताई जा रही थी कि ये सारी चीज़ें जो उत्पन्न हुई ये प्रकृति ने नहीं की। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी काम मैंने बताई, ये सारी चीज़ें होती चली गई, इनको प्रकृति ने पैदा नहीं किया, इनको मनुष्य ने पैदा किया अपनी आवश्यकताओं, अपनी जो भी आवश्यकताएं उसकी बढ़ रही थी, उन आवश्यकताओं को देखते हुए ये सारी चीज़ें मानव ने क्रिएट की। मानव ने अपने आसपास इन सारी चीज़ों को क्रिएट किया, तो ये सारी चीज़ें मानव निर्मित हैं और मनुष्य के चारों ओर किसी न किसी रूप में फैली हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों से मिलाकर के जो एक सिस्टम बनेगा उसको कहेंगे हम मानवीय पर्यावरण है, ठीक है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया पर्यावरण। उम्मीद करता हूँ चीज़ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। अब इसके बाद में हमारा जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमारी पृथ्वी के अंदर में सबसे पहला ही जो आपका कह सकते हैं टॉपिक आता है एनसीईआरटी की सेवेंथ क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें, वो आता है पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, आंतरिक भाग पर जाएंगे बाद में, सबसे पहले हम देखेंगे पर पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी जो लेयर है उसको क्या कहा जाता है, उसको परपटी कहा जाता है। इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं सियाल, ठीक है, SIA, इसको हम नाम देते हैं सियाल, SIAL। सियाल का मतलब क्या है, सियाल को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सियाल के पहले जो दो लेटर हैं वो हैं SI और अंतिम दो जो लेटर हैं वो हैं AL। इन दोनों से एक एक जो है एक एक कह सकते हैं तत्व की तरफ, एलिमेंट की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। SI का मतलब है सिलिकॉन या सिलिका, AL का मतलब है एल्यूमिनियम।
तो सबसे ऊपरी परत जो है परपटी जिसको कहा जाता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, उसको नाम दिया जाता है सियाल, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिना इनकी अधिकता होती है। सिलिका और एल्यूमिना की अधिकता होती है, इसी वजह से इस परत का नाम सियाल दिया जाता है। सिलिका मतलब सिलिका का SI यहां से ले लिया, एल्यूमिना का यहां से AL ले लिया, दोनों को मिलाया तो सियाल हो गया। सियाल यानी परपटी को ही सियाल कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। इसके अलावा सियाल जो है ये पृथ्वी की सबसे पतली परत भी है। महाद्वीपीय संहति में ये 35 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है और समुद्री सतह में ये 5 किलोमीटर तो जो है पाई जाती है। 5 किलोमीटर मतलब आप जिस धरातल पर रह रहे हैं, तो समुद्री सतह से देखेंगे, सी लेवल से देखेंगे तो सी में यानी समुद्री सतह में ये 5 किलोमीटर तक नीचे फैली हुई है और महाद्वीपीय संहति में ये 35 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है, सबसे ऊपरी परत जो है पृथ्वी की। ठीक है, बेशक इसको हम पतला परत कह रहे हैं। हमने बोला ना यहाँ पे कि पृथ्वी की जो परत है, ऊपरी परत है, परपटी है, जो सियाल है, ये सबसे पतली परत है, लेकिन पतली होने के बावजूद 35 किलोमीटर है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी परत होगी ना ये। लेकिन पृथ्वी की जो अन्य परतें हैं उनकी अपेक्षा यानी उनके रिस्पेक्ट में जब बात करें, उनके एज कंपेयरिंग टू अदर जो लेयर हैं पृथ्वी की, उनके हिसाब से ये जो परत है, सबसे ऊपरी परत पर पृथ्वी की परपटी या सियाल, ये सबसे पतली परत है। ठीक है, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। महासागर की परपटी किससे बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका का SI ले लिया, मैग्नीशियम का क्या ले लिया, Ma स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सीमा इसका नाम हो गया। तो महासागर की परपटी किस किस से बनी है, सिलिका से, मैग्नीशियम से, इसी वजह से इसको सीमे कहा जाता है, SIMA। ठीक है, अब इस डायग्राम की सहायता से चीज़ों को समझते हैं। ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जो आपको दिखाई दे रहा है। पृथ्वी को इस तरीके से यहाँ से काटा गया है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। पृथ्वी के एक हिस्से को यहाँ से जो है काट करके निकाला गया है, अंदर की चीज़ों को दर्शाने के लिए, आप ये समझें। ठीक है, अब ये 3D डायग्राम नहीं है, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में आती। ठीक है, ये 3D डायग्राम नहीं है, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में आती। तो ये सबसे ऊपर वाली जो परत है जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे वाली ऊपर पर जो रेड कलर की आपको दिख रही है। ठीक है, स्थल मंडल के जस्ट नीचे, स्थल मंडल के जस्ट नीचे जो परत दिख रही है रेड कलर की, ये क्या है आपकी, ये परपटी है। ठीक है, रेड कलर की जो है ये परपटी है। बीच वाली जो परत है जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसको मेंटल कहा जाता है। और जो सबसे आंतरिक परत होती है इसको क्रोड कहा जाता है। हालांकि इसका जो कह सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, तो ये बहुत ही कह सकते हैं बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम 7th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। 7th क्लास के हिसाब से आपको यही बताया गया है कि आपको मुख्य रूप से जो है ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि सबसे ऊपरी परत आपकी परपटी होती है, और जो मध्य वाली परत होती है इसको हम मेंटल कहते हैं, सबसे अंदर वाली जो पार्ट होता है उसको हम आंतरिक क्रोड के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी कुछ और भी चीज़ें दिखी हुई हैं, जैसे आप देखेंगे जो मेंटल की ऊपरी सीमा है, ठीक है, यानी परपटी की निचली सीमा से लेकर के आंतरिक क्रोड की ऊपरी सीमा, ठीक है, आंतरिक क्रोड की ऊपरी सीमा और परपटी की निचली सीमा, इन दोनों के बीच का भाग मेंटल कहलाता है। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेंटल किस किस के बीच में पड़ता है, तो ये परपटी की सबसे निचली सीमा और आंतरिक क्रोड की सबसे ऊपरी सीमा के बीच का हिस्सा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। परपटी के ठीक नीचे, अभी हमने परपटी के बारे में पढ़ा था, तो परपटी के ठीक नीचे होता है मेंटल। अभी हम बात कर रहे थे परपटी के ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल। और मेंटल का जो फैलाव होता है या जो गहराई होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये फैली हुई होती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक या इंटरनल जो लेयर होती है, परत होती है, उसको क्रोड कहा जाता है। क्रोड की त्रिज्या आपसे पूछी जा सकती है। क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है? क्रोड का जो रेडियस होता है 3500 किलोमीटर होता है। ठीक है, क्रोड को नीफे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रोड मतलब जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे, एक बार और देख लीजिए। ये जो क्रोड है, ठीक है, क्रोड ये वाला जो भाग है, इसको क्या कहा जाता है? इसको नीफे कहा जाता है। नीफे इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, निकिल और फेरस। ठीक है, निकिल और फेरस। Ni मतलब निकिल, Fe मतलब फेरस, तो फेरस को ही लोहा कहा जाता है। तो नीफे परत इसको कहा जाता है, क्रोड को नीफे हम कहते हैं। इसके अलावा केंद्रीय क्रोड का तापमान जो होता है, सेंट्रल जो क्रोड होती है आपकी आंतरिक क्रोड, ठीक है, वही है
जिसको अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये आंतरिक क्रोड है, तो इसको ही केंद्रीय क्रोड कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का जो तापमान होता है या इसका जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर और प्रेशर इसका काफ़ी हाई होता है, काफ़ी उच्च होता है, इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का जो 84% है वो मेंटल है, ठीक है, यानी बीच वाला जो भाग है वो मेंटल है। ये पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मेंटल ही है, ठीक है। और दूसरा भाग जो है वो है आपका क्रोड। ये पृथ्वी के आयतन का अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये 15% है। पूरा पृथ्वी का जितना वॉल्यूम है उसका 15% क्रोड के रूप में है, 84% मेंटल के रूप में है, और केवल 1% जो है वो परपटी के रूप में है, जो परत जिसके ऊपर हम रहते हैं, जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, जो सबसे कम गहरी है, लगभग 35 किलोमीटर की जो गहराई है उसकी। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो लगभग 6371 अकॉर्डिंग टू क्लास 7 एनसीईआरटी। पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी खान, ये जो मैंने अलग अलग से इसमें लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टिकर लगा के इसको चिपका दिया है, तो ये चीज़ें देखेंगे तो ये एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें होता है कुछ रोचक तथ्य या फिर ऐसे करके लगा होता है यह भी जाने या इसके बारे में भी सीखें, तो इस तरह से अलग अलग करके सेगमेंट उसमें दिए होते हैं। तो वो चीज़ें इसमें मैंने भी जो है ऐड कर दी हैं, उनको भी मैंने लिखा है क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल्स देती है उन एग्जाम्पल्स को आपको विशेष रूप से बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है, और क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम्पल से कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चंस पुट अप कर दिए जाते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई जो है वो लगभग 4 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र तक एक अनुमान है, मतलब एक यहाँ पर एक आइडिया दिया गया है एनसीईआरटी की तरफ से कि अगर किसी व्यक्ति को पृथ्वी के केंद्र में पहुंचना हो, पृथ्वी के केंद्र में पहुंचना हो, जैसे यहाँ पे देखें आप, तो इस तरीके से ये पृथ्वी हो गई आपकी, ये इसका जो है सेंटर हो गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये एक क्वाड्रेंट के रूप में। तो ये जो है पृथ्वी का क्या हो गया, सेंटर हो गया। यानी आप अगर इस जगह पर निवास कर रहे हैं तो आपको अगर ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल पृथ्वी के कहाँ पर पहुँचना है, केंद्र तक पहुँचना है, तो आपको लगभग कितना गहरा खोदना होगा, लगभग आपको 6000 किलोमीटर के आसपास जो है खोदना होगा, क्योंकि 6000 किलोमीटर प्लस जो है पृथ्वी का क्या है, रेडियस है। ये पृथ्वी का रेडियस ही तो हुआ, ये केंद्र से लेकर के परिधि, पृथ्वी की जो परिधि या पृथ्वी की सतह तक की जो दूरी है, ये क्या हो गई आपकी, रेडियस हो गई। तो आपको अगर पृथ्वी के सेंटर में पहुंचना है, केंद्र में पहुंचना है, तो आपको समुद्र की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर नीचे खोदना होगा, जो कि असंभव है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका शैल, रॉक्स, ठीक है। शैल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रॉक। रॉक के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की जो परपटी होती है, पृथ्वी की जो परपटी जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले जो भी खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। यानी शैल क्या है कि पृथ्वी पर जो भी खनिज पाए जाते हैं उसके छोटे छोटे कण आपस में मिल जाते हैं और एक कह सकते हैं पिंड बना देते हैं, या उसको कह सकते हैं छोटे छोटे जो खनिजों के कण होते हैं वो सम्मिलित होकर एक बड़ी आकृति बनाते हैं, उसको हम कहते हैं शैल। ये विभिन्न रंगों की हो सकती है, अलग अलग इनके कलर हो सकते हैं, अलग अलग इनके आकार हो सकते हैं, अलग अलग इनका गठन हो सकता है, मतलब इनकी जो संरचना है, किसी भी शैल की संरचना या इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर हम कुछ प्रकार देखेंगे शैलों के प्रकार। मुख्य रूप से जो शैल हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एक आग्नेय शैल, एक अवसादी शैल और एक कायांतरित शैल। आग्नेय शैल किस तरीके से बनती है, ज्वालामुखी के बारे में आपने पढ़ा होगा। पृथ्वी के अंदर जो है मैग्मा तरल अवस्था में पाया जाता है, तो जिसका जो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने पर या प्रेशर जो है पृथ्वी का नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो वह ज्वालामुखी के क्रेटर जो होता है, ज्वालामुखी का मुंह जो होता है उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, तरल भाग जो होता है, तो वो मैग्मा कहलाता है। और मैग्मा जो है अधिक टेम्परेचर जब हो जाता है या फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो है पृथ्वी पर आ जाता है। तो जो तरल मैग्मा होता है, समझिएगा, जो तरल मैग्मा होता है, द्रवित मैग्मा होता है, पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, अगर वो ठंडा हो जाए और ठंडा होकर के जम जाए, जो मैग्मा जिसको हम देखते हैं ना ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बाहर निकलता है अंदर से, तो वो पिघला हुआ मैग्मा अगर ठंडा होकर के जम जाता है तो वो आग्नेय शैल का निर्माण करता है। यहां से आप क्या समझे कि आग्नेय शैल का निर्माण किससे होता है, मैग्मा के ठंडा होकर जमने से, ठीक है। ऐसे ही अवसादी शैल देखें। अवसादी का मतलब ही क्या है, अवसाद। अवसाद को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं क्लास 6 में। अवसाद के जमा होने से, अवसाद के जमा होने से अवसादी शैल का निर्माण होता है। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाकर के देखते हैं। कोई भी चट्टान होती है,
कोई भी चट्टान है, कोई भी शैल है, वो उसका लुढ़कना हुआ, चटकना हुआ या चट्टानों का एक दूसरे से टकराना हुआ, तो छोटे छोटे कण उनके जो हैं वो निकल करके एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। दोबारा से देखिए, ये क्रिया एक दिन में नहीं होती है, इस क्रिया को होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, इस क्रिया को होने में बहुत सारा टाइम लगता है। जो सैलें हैं, चट्टानें हैं, वो क्रियाएं जब करती हैं, आंतरिक क्रिया होती है पृथ्वी की, प्लेटों का टकराव होता है, तो चट्टानें जो एक दूसरे से टकराती हैं, चट्टानें चटकती हैं, चट्टानें जो है वो लुढ़कती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं उनके द्वारा ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो चट्टानों का या सैलों का लुढ़कना, उनका चटकना, उनका टकराना, इनसे क्या होता है, छोटे छोटे कण निकल करके आते हैं जो अवसाद के रूप में जमा होते हैं। अब जब तेज हवा चलती है या फिर मान लीजिए बारिश हो रही है या नदी का पानी है, तो हवा या जल के द्वारा ये जो अवसाद थे, जिनका निर्माण कहाँ से हुआ था, चट्टानों के लुढ़कने से, चटकने से, टकराने से, ये सारे अवसाद हवा और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। और यही धीरे धीरे, ठीक है, एक लंबे समय के बाद में दब करके, जम करके एक कठोर सैल की परत बना लेते हैं। यही जो अवसाद हैं, जो हवा और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए थे, यही एक पार्टिकुलर टाइम के बाद दब करके, जम करके कठोर शैल की एक परत का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अवसादी शैल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कायांतरित शैल के बारे में बात करें, तो कायांतरित शैल, इसका निर्माण किस तरीके से होता है। जो आग्नेय और अवसादी शैलों के बारे में हमने पढ़ा था, अभी आग्नेय शैल के बारे में पढ़ा, अवसादी शैल के बारे में पढ़ा। तो आग्नेय और अवसादी शैलों को जब हाई टेम्परेचर मिलता है, उच्च ताप मिलता है, उच्च दाब मिलता है, उसके बाद में ये जो आग्नेय और अवसादी शैलें हैं, ये कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी यहां से अगर और सीधे शब्दों में समझें तो कायांतरित शैल ये आग्नेय और अवसादी शैलों का ही रूपांतरित रूप है, ठीक है। कायांतरित शैल आग्नेय और अवसादी शैलों का ही चेंज्ड फॉर्म है, इन्हीं से कायांतरित शैलों का निर्माण हुआ है। तो जो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी से धीरे धीरे स्लेट का निर्माण हो जाता है। संगमरमर, जिसको आप भवनों में यूज करते हैं, जैसे ताजमहल संगमरमर का बना है, बहुत से लोग अपने घरों में भी संगमरमर का जो पत्थर है उसको यूज करते हैं। संगमरमर का निर्माण कैसे होता है, चूना पत्थर से। संगमरमर का निर्माण कैसे होता है, चूना पत्थर से। स्लेट का निर्माण कैसे होता है, चिकनी मिट्टी से। तो जो स्लेट है या संगमरमर है, ये कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। स्लेट और संगमरमर ये कायांतरित शैलों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। तो आग्नेय शैलें जो थी, अब सबसे पहले इनके एग्जाम्पल्स पर आते हैं, ठीक है। हमने तीनों चीजों को समझ लिया, आग्नेय शैल किसे कहते हैं, अवसादी शैल किसे कहते हैं, कायांतरित शैल किसे कहते हैं। अब यहां से देखेंगे कि जो आग्नेय शैल हैं, जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा, आग्नेय शैल, ये इनको प्राइमरी शैल कहा जाता है। प्राइमरी शैल मतलब सबसे पहली शैल या सबसे पहली चट्टानें यही होती हैं, प्राइमरी होती हैं। मतलब ये जो होती हैं, ये किसी से कह सकते हैं, किसी अन्य चट्टान से नहीं बनाई जा सकती हैं। प्राथमिक सेल, प्राइमरी मतलब प्राइमरी अपने आप में एक कह सकते हैं बिल्कुल इनिशियल कंडीशन है किसी भी चीज की। तो प्राथमिक सेल है आग्नेय सेल जो है। अब इन प्राथमिक सेलों को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, अंतर्भेदी, बहिर्भेदी। आग्नेय सेल की अगर आपको ये पता है कि आग्नेय सेल कैसे बनी, आग्नेय सेल का निर्माण कैसे हुआ, तो आप अंतर्भेदी और बहिर्भेदी को आसानी से बिना याद किए समझ सकते हैं। आग्नेय सेल का निर्माण मैंने क्या बताया था, किस तरीके से हुआ। जो मैग्मा होता है, द्रवित मैग्मा होता है, पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, जब वो ठंडा होकर के जम जाता है, उसके फलस्वरूप आग्नेय सेल का निर्माण होता है। आग्नेय सेल क्या है, प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेलों को दो भागों में बांट सकते हैं, अंतर्भेदी, बहिर्भेदी, ठीक है। अब अंतर्भेदी जैसे आप समझ पा रहे होंगे, अंतर मतलब अंदर और बहिर्भेदी मतलब बाहर। यानी जो लावा होता है, जिस लावा के बारे में हम बात कर रहे थे, जो द्रवित लावा है, अगर वो पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है, लावा जो है पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और महीन दानेदार संरचना का निर्माण करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्भेदी, ठीक है। अंतर्भेदी शैल कहते हैं। बेसाल्ट जो है इसी प्रकार की आग्नेय शैल या आग्नेय के अंतर्गत जो अंतर्भेदी शैल आती है, उसका उदाहरण है।
ठीक है। जैसे दक्कन का जो पठार है उसकी बात करें, दक्कन का जो पठार है ये बेसाल्ट सेलों से ही निर्मित है, मतलब दक्कन के पठार पर बेसाल्ट सेलें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल भी आप साथ साथ याद करते चलें। आपसे पूछा जाए कि दक्कन के पठार पर किस प्रकार की सेलों का भंडार है, तो बेसाल्ट सेलें जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। बहिर्भेदी को अगर समझें, जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की परपटी के अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाने पर जो है निर्मित होता है, ये धीरे धीरे ठंडा होता है। अंतर्भेदी में एकदम ठंडा हो जाता है, एक मतलब तुरंत ही ठंडा हो जाता है। बहिर्भेदी में जो मैग्मा है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, आराम आराम से ठंडा होता है। ये जो है बहिर्भेदी में जो धीरे धीरे ठंडा होता है मैग्मा, इसमें दाने जो है वो बड़े बड़े दाने पड़ते हैं। अंतर्भेदी में जो जैसे ये एक तेजी से ठंडा हो जाता है तो इसमें जो दाने हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो छोटे छोटे हो जाते हैं। बहिर्भेदी में जो दाने होते हैं मैग्मा के अंदर जो कण होते हैं वो बड़े बड़े कण होते हैं, बड़े बड़े दाने होते हैं और धीरे धीरे ये ठंडा होता है। इसी तरीके से किसका निर्माण होता है, बहिर्भेदी शैलों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आप सभी जानते होंगे, ये भी भवन निर्माण में यूज की जाती है। तो ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट भी किसका उदाहरण है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। ग्रेनाइट का यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे हमको कोई चीज़ पीसने, चक्की होती है ना, छोटी छोटी चक्कियाँ होती हैं जो पार्ट होते हैं उनके, जिसमें हम कुछ चीज़ पीसने का काम करते हैं। आप देखे होंगे शादी ब्याह में आप मसाले पिसवाने के लिए गए होंगे कभी किसी शॉप पर या किसी चक्की वाले के पास, तो जो इसके जो पार्ट होते हैं ना, वो पार्ट जो होते हैं वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। लेई, मसाले या दानों का चूर्ण बनाने के लिए जो पत्थर यूज होते हैं ना, जो पार्ट के रूप में पत्थर यूज होते हैं, वो सभी काय के होते हैं, ग्रेनाइट के होते हैं। ठीक है। अब अवसादी सेल का उदाहरण सबसे बलुआ पत्थर है। इसका निर्माण रेत के दानों से होता है और इसमें जीवाश्म की उपलब्धता भी जो है पाई जाती है। शब्द उत्पत्ति देखते हैं। जिन 3 प्रकार की शैलों के बारे में आपने पढ़ा, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय सेल को इग्नियस कहते हैं। ठीक है। आग्नेय सेल को इग्नियस सेल कहा जाता है, इग्नियस रॉक कहा जाता है। ये लैटिन भाषा के शब्द इग्नस से बना है जिसका अर्थ है अग्नि। इग्नस से बना है जिसका अर्थ है अग्नि। जो दूसरी वाली सेल थी अवसादी सेल, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री सेल। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक या सेडिमेंट्री सेल इसको कहा जाता है। ये लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से बना है और इसका अर्थ होता है स्थिर, कांस्टेंट। तीसरा जो कायांतरित आपने पढ़ा था, मेटामॉर्फिक इसको कहा जाता है और ये लैटिन भाषा के वर्ड मेटामोर्फोस से बना है। कायांतरित की जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे, कायांतरित शैल को जब हम समझ रहे थे, हमने देखा था कायांतरित शैल किसे कहते हैं, जो आग्नेय और अवसादी शैलों से रूपांतरित होते हुए बनती है। तो जो लैटिन भाषा का शब्द है मेटामोर्फोस, उसका शाब्दिक अर्थ अगर समझें तो शाब्दिक अर्थ ही उसका क्या है, रूप में परिवर्तन। ठीक है। चेंज इन द फॉर्म, रूप में परिवर्तन, मेटामोर्फोस। ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं शैल चक्र। जिस प्रकार से जल चक्र होता है, वायु चक्र होता है, जीवन चक्र होता है, उसी तरह से एक शैल चक्र होता है। जल चक्र में आप देखते होंगे जैसे पानी है, ठीक है, नदी का पानी है, महासागर का पानी है, जब तेज गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है। ठीक है। वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, जलवाष्प के रूप में एकत्रित होता है, फिर वो ठंडा होता है, ठंडा होकर के वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर जो है गिरता है। पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ का फिर दोबारा से पानी में चेंज हो जाना, पानी का जलवाष्प में परिवर्तित हो जाना, फिर दोबारा से जलवाष्प से पानी में ही उसको लौट करके आ जाना। तो ये सभी क्या है, एक तरह से वाटर साइकिल है, जल चक्र है। इसी तरीके से चट्टानों का भी अपना एक साइकिल होता है, चट्टानों का भी अपना एक क्या होता है, चक्र होता है। उसी को क्या कहते हैं, शैल चक्र कहते हैं। शैल चक्र का मतलब है एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक चट्टान से दूसरे चट्टान के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया शैल चक्र है। आग्नेय शैल जो होती है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, एक बार फिर से सारी चीजें रिपीट होने वाली हैं एक बार से फिर से। आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है और क्या बनाता है, अवसादी शैल। आग्नेय शैल जब जो टूटने की बात कर रहे थे ना हम, चट्टानों का टूटना, चट्टानों का लुढ़कना, चट्टानों का एक दूसरे टकरा करके छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाना, और उसके बाद में जो अवसाद हैं, जो अवसादों का हवा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, फिर लंबे समय तक वहां पर उसका दबा रहना, जमे रहना, और उसके बाद में कठोर परत का निर्माण हो जाना, और इसके द्वारा बनता है आपका अवसादी सेल। तो जो चट्टानें टूटने की, चट्टानें घिसने की, या चट्टानों में जो भी क्रिया हो रही थी उसकी बात की जा रही थी, तो किस प्रकार की चट्टानों की क्रिया होती है, आग्नेय चट्टानों की क्रिया। तो आग्नेय सेल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं, तो वो अवसादी सेल का निर्माण करती हैं। ताप और दाब के कारण
ये जो आग्नेय या अवसादी सेल हैं ये कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। ठीक है, ताप और दाब के कारण, अधिक ताप और अधिक दाब के कारण, अधिक टेम्परेचर, अधिक प्रेशर के कारण ये जो आग्नेय अवसादी सेल होती हैं ये कायांतरित चट्टानों में या कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। जब टेम्परेचर और ज़्यादा होता है, अत्यधिक ताप होता है या अत्यधिक दाब होता है, तो जो कायांतरित सेल हैं, जो भी अभी कह सकते हैं आग्नेय या अवसादी से किस में बदली थी, कायांतरित में बदली थी, अब वही कायांतरित सेल अधिक ताप और दाब के कारण मैग्मा में बदल जाती है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई थी चट्टानों की, मैग्मा से। पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर के आग्नेय सेल बना, आग्नेय सेलों का एक दूसरे से टकराव, आग्नेय सेलों का लुढ़कना, आग्नेय सेलों में जो है कह सकते हैं उनका टूटना, चटकना, उसके बाद में क्या बना था, अवसादी सेल। अवसादी सेलों को जब अधिक टेम्परेचर, अधिक प्रेशर मिला, अधिक ताप और दाब मिला, उससे बना कायांतरित सेल। और जब कायांतरित सेल को फिर दोबारा से अधिक टेम्परेचर, अधिक प्रेशर मिला, तो उसका क्या बन गया, मैग्मा। तो ये पूरा साइकिल समझ में आया। मैग्मा से कहानी स्टार्ट हुई थी, फिर मैग्मा पर आकर के रुक गई। तो ये क्या है, आपका शैल चक्र है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। ठीक है, और द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल में बदल जाता है। यही चक्कर चलता रहेगा। इस चित्र की सहायता से और समझ लीजिए एक बार। ये ज्वालामुखी है। ठीक है, ये इसका क्रेटर है, जो मुख होता है उसको क्रेटर कहते हैं। ठीक है, इसमें से जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो द्रवित मैग्मा है, ये इसके अंदर से जो है कुछ अंदर ही क्रिया होती है, कुछ बाहर आ जाता है। तो ये मैग्मा बाहर आया, ये ठंडा हुआ, जमा, जमने के बाद में आग्नेय सेल बनी। आग्नेय सेल जो है एक दूसरे से टकरा करके, आग्नेय सेल एक दूसरे से टकराई, चटकी या उसमें कोई भी क्रिया हुई। ठीक है, उसके कारण जो है छोटे छोटे कणों में, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हुई और अवसाद के रूप में जमा हुई। ये अवसाद फिर हवा और जल के द्वारा स्थानांतरित किए गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फिर ये काफ़ी टाइम तक दबे रहे, जमे रहे। उनकी दबने या जमने के बाद में क्या बन गई, एक ठोस परत बन गई। उसको क्या कह दिया हमने, अवसादी सेल। अब अवसादी सेल को जब अधिक ताप और दाब मिला तो ये कायांतरित सेल में बदल गई। अब कायांतरित सेल को फिर दोबारा से क्या मिला, टेम्परेचर मिला अधिक, उसको अधिक प्रेशर मिला, तो फिर दोबारा से जो है किस में बदल गई, मैग्मा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका सेल चक्र, ये आपका रॉक साइकिल जिसको हमने पढ़ा। इस तरीके से आज हमने क्लास 7th के फर्स्ट एंड सेकेंड जो चैप्टर थे उनको हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में आपकी हेल्प भी करेगी। क्लास कैसा लगा, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में अपनी जो भी फीडबैक रिस्पॉन्स रहता है वो देना न भूलिएगा। सारी सब्जेक्ट एनसीईआरटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, वो सभी में, और मैं मतलब इतना धीरे भी नहीं चल रही है कहानी, क्योंकि अगर मैं चाहता तो एक चैप्टर की एक वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में, क्योंकि जॉब के साथ साथ में आपको पता है कि मैं सुबह पढ़ाने जाता हूँ, पढ़ाने के बाद में 3 बजे स्कूल में जो है ऑफ होता है, 3 बजे के बाद में अपना काम भी करना होता है, फिर ये लिखना भी होता है, ये नोट्स बना रहा हूँ और सारा चीज़ मैं मोबाइल से ही करता हूँ, तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए। आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपका थोड़ा बहुत काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। और टारगेट जो है वो हमारा ये एनसीईआरटी के सारी सब्जेक्ट्स को पूरा करने का, वो हमारा जो टारगेट है वो है जून 2023 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उससे काफ़ी पहले मैं कोशिश करूँगा, कम से कम 1-2 महीने पहले उससे मैं एनसीईआरटी की सारी सब्जेक्ट्स की समरी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। हालांकि आप यूट्यूब पर और भी सारी समरीज पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारे टीचर्स ने डाली हुई हैं, और मैं कोई भी वो वाली आदत है नहीं कि मेरे से ही देखें आप, आपको जहां बढ़िया लगे। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने डाल रखी है, पहले ही अवेलेबल हैं। आप जो सोचेंगे वो यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल होता है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है यूट्यूब की। तो मेरा कुल मिलाकर के आपको सजेशन, मेरी सलाह, मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट्स जो है आपको बार बार पढ़नी पड़ती हैं, बार बार जो है आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, एक एग्ज़ाम के बाद में फिर आप वही जीरो लेवल से स्टार्ट करते हो, लास्ट तक जाते हो, तो मेरी सलाह है कि एक बार एनसीईआरटी की जो भी पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं, उनको बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़ लीजिए। आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है किसी भी सब्जेक्ट के फेवर में, वो
बिल्कुल चेंज हो जाएगा, समझ आपकी विकसित हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार पुस्तकें के हैं और मैं इनको धीरे-धीरे कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी जो भी प्रेम है, अपना जो भी विश्वास है उसको बनाए रखिएगा और अपना जो भी फीडबैक है, रिस्पॉन्स है वो ज़रूर आप देना ना भूलिएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।